हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे, एक तो वो डिस्कस करेंगे और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्राइसिस, यानी कि मैट्राइसिस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? मैट्रिक्स के डेफिनेशन से कि उसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स है क्या। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैट्रिक्स इज अ सेट। और अब एक तरफ आपका सेकेंड पार्ट में सेट भी चल रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी एक सेट के अंदर एलिमेंट रख रहे हैं। कितने एलिमेंट रख रहे हैं? m इंटू एन एलिमेंट। तो हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना सीखा था कि अगर एक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए। तो ये सारे टॉपिक जो हमने डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो समझो। तो आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में पहला तो हम जो बचे हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, 3-4 मैट्रिक्स अभी बचे हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन अ मैट्राइसिस, क्योंकि अगर अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गया, अब आपस में उस पर क्या लगाएंगे? ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन ऑन अ 2 मैट्राइसिस, जिसमें से हम एक तो इक्वल मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे और दूसरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको कुछ होमवर्क्स दिए जाएंगे जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है और यूट्यूब पे आपको उसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो। ये मेरी गारंटी है कि इस लेक्चर को लेने के बाद अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को देख रहे हैं, मेरे हर एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, तो इसके बाद आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके सामने कोई भी जो जितने हमने डिस्कस किए हैं उन टाइप में से अगर कोई भी टाइप आ रहा है तो आप मैट्रिक्स को देख के ये बता सकते हो कि वो कौन से टाइप्स का मैट्रिक्स है। सेकेंड चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो वो इक्वल कब होगा और इक्वल के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपको होमवर्क के लिए एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो बचे हुए मैट्रिक्स हैं, हमने देखो 10 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि कंपेरेबल मैट्रिक्स तक हमने डिस्कस किए थे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से आज हमको डिस्कस करना है। हमने बहुत सारे मैट्रिक्स देखे, जैसे कि जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद फिर डायगोनल, स्केलर, सब मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये नाम से पता चल रहा है ट्रायंगुलर है, कुछ ट्रायंगुलर का कॉन्सेप्ट इसमें होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मैंने आपको कुछ बताया था कि कुछ ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके लिए वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स पहला कंडीशन, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जबकि और कौन सा तीसरा मैट्रिक्स था? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये 3 मैट्रिक्स थे जिसकी पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर हम n बाय n नहीं यूज़ करते, सिंपल n यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना जिसकी ऑर्डर n है, यानी कि n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 0, किसी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि कुछ इस टाइप का शेप बन रहा है। देखो ये ट्रायंगुलर बन गया। तो अगर डायगोनल एलिमेंट, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल टू 0, सारे अगर ये 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके बाद से याद रखना, हमने डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी पे जो कंडीशन देखे थे वो डायगोनल के बाहर देखे थे। डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं थी। स्केलर में डायगोनल पे एक कंडीशन इंपोज कर दिया गया, वो ये था कि सारे एंट्री सेम होने चाहिए, जबकि यूनिट और आइडेंटिटी में सारे एंट्री क्या थे? 1। तो डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, अब बोलेंगे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर किसी ने पूछा कि 2x2 मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना, तो आप क्या करोगे?
आप बोलोगे सर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे मेरी मर्जी है, अगर मैं चाहूँ तो जीरो मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? तो आप बोलोगे सर देखो डायगोनल पे तो जीरो हो गया, इस पर कोई कंडीशन नहीं, तो मैं चाहे जो एंट्री रख दूँ। अगर मुझे 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है तो मैं सर यहाँ पे जीरो लिख दूँ, अब बाकी मेरे ऊपर है मैं कि कोई भी कंडीशन लगाऊँ, जैसे 2, 3, 0, -1, 4, 6, क्योंकि जो मेन फोकस है वो डायगोनल पे है। अगर डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो गए तो बाकी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल के जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच द एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल मस्ट बी जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड हम दो मैट्रिक्स देखेंगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगुलर से ही समझो, मैंने क्या कहा कि एक मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर कब बोलेंगे? जब डायगोनल के एलिमेंट जीरो। तो अपर कब बोलेंगे? तो अपर से याद रखना है, अगर डायगोनल जीरो है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? मैट्रिक्स के नीचे, अरे डायगोनल के नीचे वाले एंट्री जीरो होने चाहिए। उल्टा होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को आप अपर बोलना चाहते हो तो डायगोनल के नीचे वाले जीरो, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं, डायगोनल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका अपोजिट कर दो। अगर लोअर बोल रहा है तो डायगोनल के ऊपर वाले जीरो और बाकी नीचे पे कोई कंडीशन नहीं, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं। और याद रखना, जब भी आप मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं ना, ये चेक कर लो कि कंडीशन कहाँ दिया है, ताकि आगे चल के जब हम लोग एलिमेंट फाइंड करेंगे ना कि ऐसे कितने मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होता है कि कंडीशन किस पे लगा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। डायगोनल पे जीरो, बाकी सब पे कोई कंडीशन नहीं। अब नेक्स्ट आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले तो आप वर्बली समझ लो कि एक्चुअल में अपर ट्रायंगुलर होता क्या है। अगर वर्डिंग में समझो इसको, अ मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, बैकवर्ड डायगोनल क्या होता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब अगर प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे, अरे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे टर्म्स जीरो हो गए तो हम उसे अपर कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अपर से ऐसा नहीं समझना है कि डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हो गए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कि डायगोनल के ऊपर वाले जीरो, इसके लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलते, बल्कि डायगोनल के नीचे वाले जीरो तो हम लोग उस मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं, ये देखो ये ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है, इस पे कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन किस पे है? इसके नीचे, उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल और डायगोनल के ऊपर हमारी मर्जी है, किसी भी एलिमेंट को मैं पुट कर दूं, बट डायगोनल के नीचे पे हमारा कोई हक नहीं, यहाँ पे क्या पुट करना है? जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बोलोगे सर एक काम करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ये 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही अच्छे से ध्यान दो। तो मैं क्या करूँगा, एक मैट्रिक्स बना लूँगा। अब ऐसा मैट्रिक्स बनाऊँगा, जीरो ये तो मेरा कंडीशन है, अब यहाँ पे मैं 1 0 2 लिख रहा हूँ। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है। आप क्या बोलोगे? डायगोनल को गायब कर दो, उसके ऊपर वाले को गायब कर दो, ये जीरो होना चाहिए। क्लियरली ये एलिमेंट जीरो है। तो जब अपर कर रहे हैं ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, डायगोनल और उसके ऊपर वाले को पैक कर दो, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे समझ सकते हो कि अपर मतलब डायगोनल और उसके अपर वाले पे कोई कंडीशन नहीं, उसको छोड़ दो, और नीचे वाले पे कंडीशन है कि जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर। ऐसे आपको 3x3 का बनाना है, तो आप डायगोनल और उसके ऊपर वाले को पैक कर दो, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, और नीचे वाले क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर, यानी कि ऊपर के ट्रायंगुलर को पैक कर दो, कोई कंडीशन नहीं,
चाहे जो मन चाहे एलिमेंट बना दो, इसीलिए इसका नाम अपर ट्रायंगुलर, और बचे हुए एलिमेंट को क्या कर दो 0, इस पे कंडीशन है। अब ऐसे ही मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसमें डायगोनल और उसके नीचे वाले को छोड़ दो, कोई कंडीशन नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगल, और उसके ऊपर वाले क्या होने चाहिए 0 मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब ये प्रिंसिपल के ऊपर वाले 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं दैट इज अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर वाले 0, डायगोनल नहीं, डायगोनल के ऊपर वाले 0 लोअर, डायगोनल के नीचे वाले 0 तो अपर, ऊपर वाला 0 तो लोअर, नीचे वाला 0 तो अपर। तो ये आपको याद रखना है, अपोजिट में है, या फिर वो डायग्राम से आप समझ सकते हो कि अगर ऊपर वाले पे कोई कंडीशन नहीं तो अपर, नीचे वाले पे कोई कंडीशन नहीं तो लोअर। तो ये देखो एग्जाम्पल लिखा है, लोअर तो लोअर तो ऊपर वाले 0 और अपर तो नीचे वाले। तो ये आपके सामने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब ये तो हो गया हमने वर्डिंग में देखा। अब अगर इसी चीज़ को मैट्रिक्स के फॉर्म में और उसके एलिमेंट के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो मैं 2x2 मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। इसके एंट्री कैसे होते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपको भूलना नहीं है एंट्री कैसे निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं डायगोनल के नीचे वाली बात करता हूँ, डायगोनल के नीचे, तो यहाँ पे रो जो है यानी कि आई वो ग्रेटर देन जे होता है। तो आई जब भी ग्रेटर देन जे होगा तो वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यही कंडीशन दे दी जाए कि ए आई जे 0 होगा जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे होगी। बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं, बट ये कंडीशन है कि ए आई जे 0 होना चाहिए जब आई ग्रेटर देन जे। तो ये आपको एलिमेंट से भी समझ में आना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स दिया है जिसमें ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या बोलोगे, ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि ए आई जे 0 होगा जब रो क्या होगी ग्रेटर देन जे, और रो ग्रेटर देन जे तभी होता है जब वो डायगोनल के नीचे होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये आप लोग खुद से 4x4 मैट्रिक्स का ऑर्डर बना दो, जैसे मैं 3x3 का मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3x3 ऑर्डर का, तो उसके एंट्री कैसे होंगे? टोटल उसके पास 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट होंगे 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एंड द लास्ट वन इज थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ध्यान से सुनो, अपर ट्रायंगुलर के लिए ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, इसके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे। देखो यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 1 है, 3 ग्रेटर देन 1 है, 3 ग्रेटर देन 2। अब इसके बाद कभी भी आई ग्रेटर देन जे नहीं होगा, डायगोनल पे इक्वल और यहाँ पे स्मॉल। तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए ये 0 होना चाहिए, मतलब आई की वैल्यू लेस देन जे। देखो 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 3। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप ये समझ सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को स्लो में करके देखो। देखो जो पॉइंट आपको लग रहा है इजी है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, या फिर स्पीड स्लो कर दो और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। वर्डिंग में भी आपको समझ में आना चाहिए, और सेकेंड चीज़ आपको नोटेशन में एलिमेंट के फॉर्म में भी समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद से आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लोअर है या अपर है। अगर कोई वो इस फॉर्म में भी दिया है तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी रो आई ग्रेटर देन जे मतलब रो ग्रेटर देन जे। ये 0 कब होता है? डायगोनल के नीचे रो स्मॉल होती है, और जैसे ही हम डायगोनल के ऊपर जाते हैं तो कॉलम स्मॉल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अरे रो के नीचे आई ग्रेटर होता है, अरे डायगोनल के नीचे आई ग्रेटर होता है मतलब रो ग्रेटर होता है, और डायगोनल के ऊपर कॉलम ग्रेटर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो मैंने अभी बोला वो ध्यान से लो, पहले शायद मिस्टेक हो गया था। डायगोनल के नीचे रो ग्रेटर, डायगोनल के ऊपर कॉलम ग्रेटर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, पहले हम लोग ऑपरेशन और मैट्राइसेस भी देख लेते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ना साथ साथ में है। देखो, एक ऑपरेशन और मैट्राइसेस, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक तो हमको पढ़ना है इक्वल मैट्राइसेस, जो आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे, इक्वल ऑफ टू मैट्राइसेस। सेकेंड हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमको एडिशन समझना है कि अगर ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ए और दो मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको आज डिस्कस करनी है। और कौन सी कंडीशन होगी कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ये भी हमको समझना होगा। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी तब जाके हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, और ये भी समझना होगा कि कैसे ऐड करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये, क्या इट इज़ पॉसिबल टू ऐड अ टू मैट्रिक्स, एंड इफ देन व्हाट इज द कंडीशन, देन व्हाट विल बी द कंडीशन टू ऐड अ टू मैट्रिसेस। क्या ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके बाद हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो किस तरीके से, तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू ऐड अ टू मैट्रिसेस, तो कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, इक्वल मैट्रिक्स में ये बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा है, मैं सिंपल बता दूं। पहला कंडीशन, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान दो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स को अगर आपको इक्वल चेक करना है, पहले तो ये चेक कर लो क्या उसकी ऑर्डर सेम है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये इक्वल होगा, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/2, इसके पास 2 रो है 3 कॉलम है, और इसके पास 3 रो और 2 कॉलम है, तो ये इक्वल नहीं होगा। और दो ऑर्डर कब इक्वल होते हैं, जब रो के इक्वल हो, कॉलम के इक्वल। अब रो तो सेम नहीं है, इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम नहीं। याद रखना, ऑर्डर भी कब सेम होते हैं, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट से नहीं पता चलता, बल्कि रो के इतना सेम होना चाहिए, कॉलम के सेम होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो पहली कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। एंड सेकेंड, देखो ये चीज़ पहला कंडीशन, ए अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स है p क्रॉस r ऑर्डर का, तो पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, m इज इक्वल टू p, n किसके इक्वल होना चाहिए, r। तो ये पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन, a i j b i j के इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी i j। अच्छा ये छोड़ दो, ये सिंबल a i j इज इक्वल टू b i j फॉर एवरी i j। मैं कोई भी i और j ले लूँ तो ये दोनों एलिमेंट आपस में सेम होने चाहिए। मतलब ये a का एंट्री है और ये b की एंट्री है। अब a i j और b i j सेम, इसका मतलब ये कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्डर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे मैं लिख दूँ 3x4, ये किसके इक्वल है 3x4। तो कोई भी मैट्रिक्स लो, इसका भी ऑर्डर 3x4 होना चाहिए, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए 3x4। बट ये सफिशियंट नहीं है, ऑर्डर नेसेसरी है बट सफिशियंट नहीं है। ऑर्डर सेम होने के बाद भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब ये करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ये देखो, अगर मैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लूँ, मैंने यहाँ पे ऑर्डर सेम ले लिया क्योंकि ये पहला कंडीशन है कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो रो के सेम है, कॉलम के सेम है। अब करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका एंट्री लिखूँ A11 A12 A13 A11 A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये आपकी अगर एंट्रीज है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो A11 तो इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट B में क्या होगा B11, यानी कि अगर इसका पहला रो का पहला पोजीशन है तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो का फर्स्ट पोजीशन इसके करस्पॉन्डिंग में आता है B12, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसके करस्पॉन्डिंग में आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
और इसके करस्पॉन्डिंग में आएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। जब मैं फर्स्ट सफिक्स लिखता हूँ इसका मतलब क्या है, वो रो है और उसके बाद कॉलम। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आपको करस्पॉन्डिंग का मतलब भी समझ में आ गया। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया है, क्या ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो दूसरा चेक ही नहीं करना है, क्योंकि सर आपने क्या किया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन अगर पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सेकंड चेक नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है विदाउट चेकिंग देयर एंट्री। उसकी एंट्री को बिना चेक करें सिर्फ उसकी ऑर्डर को देख के हम बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 713 है, यहाँ पे भी 713, यहाँ पे भी 215 215। हालांकि आगे चल के हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्रांसपोज का, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये मैट्रिक्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। अब ये देखो पहला कंडीशन तो ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप बोलोगे सर हाँ, पहले मैट्रिक्स के पास, अब देखो ऑर्डर कैसे चेक करते हैं एक बार मैं देखता हूँ आपको याद है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो फर्स्ट रो सेकंड रो 2 1 2 3 3 कॉलम हो गए, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। इसके पास 1 रो 2 रो मतलब रो 1, ये रो 2 और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो आप बोलोगे सर दोनों के पास 2 रो है 3 कॉलम है, सेकंड के पास भी 2 रो 3 कॉलम, यानी कि P और Q सेम ऑर्डर के, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। तो आप बोलोगे सर ये जो मैट्रिक्स है ये पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं बोलूँगा सेकेंड कंडीशन को, जो मैंने आपको लिख के दिया था कि AIJ BIJ के इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी IJ। अब बोलोगे सर ठीक है, -1 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 7 6 के इक्वल नहीं है। सर 7 इज नॉट इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एंट्री है वो हम लोग P ले रहे ना, तो सपोज P के जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एंट्री इक्वल नहीं है Q के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देयरफॉर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल होने चाहिए फॉर एवरी IJ। उसमें लिखा ना हर एक IJ के लिए, बट एक भी IJ के लिए इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। वैसे तो मैं अगर आपको सिंपल बता दूं तो दो मैट्रिक्स सेम कब होते हैं, ये तो मैथमेटिकली समझ रहे हैं, जब दोनों सेम जैसे हो, दोनों के पास एंट्री सेम हो और दोनों एक ही मैट्रिक्स हो। ऐसा समझो दोनों एक ही मैट्रिक्स है। तो एक ही मैट्रिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। देखो 1 2 3 4 है तो मैं इसी का कॉपी ले लूँगा 1 2 3 4, तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि यही मैट्रिक्स है। मैं इसी को और एक बार लिख दूँ 1 2 3 4, इसको नाम दे दूँ A, इसको नाम दे दूँ B, इसको नाम दे दूँ C, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेम मैट्रिक्स। अब आपको इससे इजी तो और कुछ समझा, जब सारे एंट्री सेम हो तो उसको बोलते हैं। लेकिन चेक कैसे करते हैं कि पहला तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकेंड उनके एंट्री करेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, सारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द मैट्रिसेस आर रो मैट्रिसेस। अब इसमें दिया है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सा जीरो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो रो मैट्रिक्स। तो पहले रिकॉल करो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके पास रो 1 हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसके पास कॉलम 1 हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखनी चाहिए, एक ही रो दिखना चाहिए। आप बोलोगे सर 2 रो मिल गए, कैंसल, 1 2 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 कैंसल, 1 करेक्ट, 1 2 कैंसल, 1 2 कैंसल। 1 से ग्रेटर मिल गया ना 2 तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, थर्ड को चेक ही नहीं करना है। तो सिर्फ यही एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4 है। सिंगल रो कैसी मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको याद है कि कैसे किस मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो रो मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, अब सेकंड देखो कॉलम मैट्रिक्स। आप बोलोगे सर कॉलम मतलब सिंगल कॉलम मतलब एक वर्टिकल लाइन होना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन चेक कर लो, 2 रो 2 कॉलम कैंसल, 1 कॉलम राइट, 2 कॉलम कैंसल, 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 2 कॉलम कैंसल। तो ये बी ऐसा मैट्रिक्स है जो क्या होगा, कॉलम होगा। तो सब बोलोगे रो मैट्रिक्स किसके सामने आ जाएगा। अगर मैं रो मैट्रिक्स को मैच करूं
तो जो रो मैट्रिक्स था हमारा मैच हो गया इससे और कॉलम मैट्रिक्स मैच हो गया इसमें। अब थर्ड पूछ रहा है, थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आप बोलेगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं, मतलब m और n, रो और कॉलम सेम होने चाहिए, रो और कॉलम सेम। अब ऑर्डर चेक करोगे, जितने रो उतने कॉलम, 1 2 3, 3 रो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉलम के इक्वल। अगर इक्वल तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं। 1 1 2 3 इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 रो 1 2 3 4, 4 रो 1 कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। आप बोलोगे सर ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि हर एक में रो और ऑर्डर सेम नहीं। अब आपको क्या करना है, हर एक का ऑर्डर बताना है कमेंट बॉक्स में करके, क्यों सेम नहीं है, क्यों सी इक्वल नहीं, क्यों सी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, तो आपको सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्यों CGHI नहीं। तो आपको लिखना है क्यों, क्योंकि सर इसका ऑर्डर 3 रो और 2 कॉलम जो कि इक्वल नहीं। तो आपको रीज़न कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में सबको अच्छे से लिखना है। कैसे लिखोगे, A B, आपको रीज़न भी बताना है। मैं रीज़न वर्डिंग है बोल रहा हूँ, तो आपको अच्छे से लिखना है और उसको सेंड करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको बाकी मैं तुम लोग को सॉल्यूशन तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी जो डाउट रहता है, और एक चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट करके, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है, जिस पेज नंबर में, या फिर आप मिनट लिख सकते हो। जैसे अगर आपको, जैसे भी कितना चल रहा है 26 मिनट 46 सेकेंड, तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर वो पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वो टाइम लिख के और टाइम के आगे लिख दोगे कि सर ये सेकंड में जो आपने स्टेटमेंट बताया था ये वो पॉइंट क्लियर नहीं है। तो मैं आपको क्या करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि आपको किस पॉइंट पे डाउट है, तो मैं आपको वहाँ पे देख के आपको बता दूंगा कि हाँ ये इस चीज़ को ऐसे। तो आपको क्या करना है, वो मिनट भी लिख देना है कि किस मिनट पे आपको किस टॉपिक पे डाउट था, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स, आप बोलोगे सर डायगोनल मैट्रिक्स में आपने ये बताया था कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एंट्री जीरो, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एंट्री जीरो। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, डायगोनल को हटा दोगे, डायगोनल गायब कर दो। और इसमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन तो स्क्वायर मैट्रिक्स, आप बोलोगे सर पहला कंडीशन तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक काम करो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही चेक करते हैं पहले। ADEF, सर यही 4 मैट्रिक्स हैं। अब इसी 4 मैट्रिक्स में से ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ये तो एलिजिबल ही नहीं है। बोलते ना कुछ, जैसे आपको कहीं एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन तो बाद में मिलेगा, पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको 10th पास होना होगा। अगर 11th में एडमिशन चाहिए किसी कॉलेज में तो आपकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 10th पास होना पड़ेगा। तो जितने फेल वाले स्टूडेंट है वो तो ऐसे ही निकल गए। अब पास होने के बाद एडमिशन हो या ना हो ये बात की बात है, तो ये तो पहले ही हट गए। अब सेकेंड कंडीशन, क्या उतना परसेंटेज है, तो ऐसे इसकी कंडीशन क्या है कि डायगोनल को हटा दो, जो बचेंगे वो जीरो होनी चाहिए। देखो डायगोनल पे हटा दिए, बाकी सब जीरो, ये हो गया। डी देखो, डायगोनल को हटा दो, बाकी सब जीरो, ये भी हो गया। डायगोनल को हटाने के बाद सारे एंट्री नॉन जीरो, कैंसल, क्योंकि सारे एंट्री जीरो होने चाहिए, और इसमें तो एक भी अगर नॉन जीरो मिल गया तो वो डायगोनल नहीं होता। इसमें डायगोनल को हटा दो, बाकी सारे एंट्री जीरो, इसका मतलब 4 स्क्वायर मैट्रिक्स में से 3 क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि सर आपने कहा था डायगोनल को छोड़ने के बाद ये भी जीरो, ये भी जीरो, बट यहाँ पे ना तो ये जीरो हो रहा है ना तो ये जीरो हो रहा है। डायगोनल का तो छोड़ दो, इस पर तो कोई कंडीशन नहीं, लेकिन बाकी के लिए कंडीशन है। जो कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो ई मैट्रिक्स नहीं हो सकता, अरे ई मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गया स्केलर मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर आप स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन ये था कि डायगोनल तो होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, सर ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, अब इसी को चेक करना है। और सर स्केलर के लिए डायगोनल पे एलिमेंट सेम होने चाहिए। आपको पहला तो छोड़ दो, डायगोनल पता चल गया, इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपको इस तरीके से आदत बन जाएगी, कंटिन्यू अगर आप लेक्चर लेते हो, तो एक ऐसा लेवल आएगा जिस लेवल के बाद आप खुद बोलोगे सर मुझे ये क्वेश्चन दो, मैं इसका आपका आंसर बता रहा हूँ। आप खुद से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दोगे।
आपको तीनों लेक्चर्स देने, चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के, मैं पूरे सिस्टमैटिक लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ और पूरे सिस्टमैटिक में, ताकि आपके पास नोट्स भी हो और सारे आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। आप होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो, आपके लिए 2022 का जब पेपर बैठोगे ना, आपको हर चीज़ आता रहेगा। देखो ए बी डी, तो आप क्या करोगे, इसमें से डायगोनल को सेम करोगे। सर ये हट गया, डायगोनल पे सेम नहीं, डायगोनल पे क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट तो सेम लो, ये स्केलर का कॉन्सेप्ट है। तो सर ये हट गया। अब देखो सर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो यानी कि अब हमारे पास डी और एफ ऐसा मैट्रिक्स है जो स्केलर है। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कौन से आएंगे, डी और एफ। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन स्केलर तो होना चाहिए, तो 2 मैट्रिक्स बचे। और सर इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, डायगोनल पे ये भी फ्रीडम नहीं है कि कोई भी एलिमेंट रख ले, इसमें एक ही चॉइस है सर 1 रखना है, ये कैंसिल हो गया। सर यहाँ पे 2 है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहता था कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी उसमें ऑप्शन नहीं है, हम फ्री नहीं है कि किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे डायगोनल हो या डायगोनल के बाहर वाले। डायगोनल के बाहर वाले को 0 पुट करना है और डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट है 1 होने चाहिए। तो इकलौता मैट्रिक्स है, और याद रखना है एक ही मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो एक ही मैट्रिक्स होगा। एक ही वे है कि इस मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और देयर इज अ यूनिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं कहीं आइडेंटिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चाहे नंबर में, आगे चल के कहीं भी बहुत बार यूज़ करेंगे, तो याद रखना आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होता है। आगे चल के इन्वर्स पढ़ेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है और आइडेंटिटी भी यूनिक होता है। अब नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। सर आपने कहा था जीरो के लिए कुछ मत चेक करो, सिर्फ ये देख लो कि सारे एलिमेंट जीरो। इसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। देखो सर सब एंट्री जीरो, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी, सारे हट गए। सिर्फ एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्रीज जीरो हैं, तो देयरफॉर सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो आई होप आपको सारे मैट्रिक्स क्लियर हो गए होंगे। रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, आपको सब क्लियर होंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आखिरी में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। आपको क्या करना है, उन सारे मैट्रिक्स में से ये नहीं बताना है, सुनो मेरी बात, कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स कौन सा है। आपको ये चेक करना है, जैसे मैंने लिख दिया स्केलर मैट्रिक्स, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है। अगर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको रीज़न बताना है। फिर ऐसे ही हर एक मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, उसमें चेक करना है कि 1 2 3 4 जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया पहले रो मैट्रिक्स, जैसे ये वाला ए है ना, रो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो जैसे मैं रो मैट्रिक्स, सपोज रो मैट्रिक्स है, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ए बी से लेके से बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अगर ए है तो यस कर दो, नहीं है तो इसका रीज़न लिखो, जैसे कि ट्रू फॉल्स में होता है। अगर ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो उसका रीज़न। वैसे ही तुम लोग को हर एक टाइप के लिए जितने भी मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 सबको अगर है तो यस, नो है तो नो और उसका रीज़न, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा था इक्वल मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। अब इक्वल के लिए क्राइटेरिया ये थी कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब ध्यान दो, अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे दें तो हमारे पास जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10। आप बोलोगे सर b की वैल्यू आ गई 10 के इक्वल। 2c किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल। b प्लस डी किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। और c माइनस 2a किसके इक्वल आ जाएगा, c माइनस 2a इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गए। अब ये तो आपने कब पढ़ा था, 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल का अगर इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को राइट साइड में और वेरिएबल को लेफ्ट साइड में। यहाँ से b 10 आ गया, मतलब आपको ABCD की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास b आ गया 10। अब जहाँ पे भी b दिख रहा है वहाँ पे 10 पुट कर दो। अगर यहाँ पे आप 10 पुट कर दोगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। अगर 10 यहाँ पे 10 है तो राइट साइड में जाके -10 होगा, और -10 प्लस 8 ये प्लस है, और ये जब 10 यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू
-2। अब जहाँ जहाँ डी दिख रहा है वहाँ पुट कर दो। देखो डी तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर बी और डी का काम तो हो गया। इसका मतलब आप बी के प्लेस पे 10 पुट कर दो, और ये आपको लिखना भी है, बी के प्लेस पे 10 पुट कर दो और डी के प्लेस पे -2 पुट कर दो। ये हो गया। अब ये आप नोट डाउन कर देना कि बी के प्लेस पे 10 और डी के प्लेस पे -2। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। सर आपने और एक इक्वेशन लिखा था कि 2c की वैल्यू 12 के इक्वल हो गई, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो c की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इस वाले इक्वेशन में c के प्लेस पे अगर मैं 6 पुट कर दूँ तो -2a ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल। तो आप बोलोगे सर ये वेरिएबल को पॉजिटिव रखते हैं, तो मैं इसको राइट साइड में लेके आ जाऊँगा तो ये 2a हो जाएगा, और ये 2 इस साइड आएगा तो ये माइनस में 6 - 2 4, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसका मतलब ये a इज़ इक्वल टू 2 और c इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू 10 और d इज़ इक्वल टू -2। ये आपका आंसर्स हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। मैं इसके लिए बता रहा था, सिंपल डेफिनेशन यूज़ किए कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक तो मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं कि डेफिनेशन ये कहता है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, बट इससे काम नहीं चल रहा है। हमें एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है जो इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल था। अब अगर इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दे, तब भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर आप, ये आपको होमवर्क के लिए है, तो आपको बी और सी ये आपको होमवर्क में करना है। मैं बाकी और भी आपको एग्जाम्पल दे दूंगा टेक्स्ट बुक का, जो भी आपको करने रहेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब क्वेश्चन आया, इसका आंसर आप ही दोगे मुझे। कैन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर दिया, वो छोड़ दो क्या ऑर्डर है, इक्वल। जैसे इक्वल मैट्रिक्स आता है आपके माइंड में आना चाहिए, इक्वल आ रहा है मतलब ऑर्डर सेम, इक्वल आ रहा है मतलब ऑर्डर सेम। पहला कंडीशन देख लो, एलिमेंट बाद में देखेंगे, पहले तो ऑर्डर देख ले। एलिमेंट से बाद में निपटेंगे, पहले ऑर्डर देखते। 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, नहीं सर, कैंसल। पहला कंडीशन हो तो सेकेंड के बारे में सोचेंगे, लेकिन जब पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, सेकेंड में 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, नहीं, इसका कॉलम तो सेम है, रो नहीं सेम है, हट गया सर। पहला कंडीशन, पहले एलिजिबल हो जाओ, पहले तो ऑर्डर सेम करके खुद एलिजिबल हो जाओ, पर फिर सोचो कि मैट्रिक्स इक्वल होंगे या नहीं। तो जब पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये मैट्रिक्स हम, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है 1 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो 2 क्रॉस 1 के ऑर्डर। तो आप रीज़न लिख सकते हो। क्या रीज़न लिखोगे? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2 इज नॉट इक्वल टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1 सिंस द ऑर्डर इज नॉट सेम। ऑर्डर सेम नहीं है, इसीलिए ये मैट्रिक्स, देयरफॉर द मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल। किसी भी एट एनी कॉस्ट, किसी भी शर्त पे ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें भी देखो, सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर तो सेम है, एंट्री ये भी सेम है, एंट्री एक भी एंट्री सेम नहीं, इसका मतलब मैट्रिक्स इक्वल नहीं। रीज़न, क्योंकि 1 इज नॉट इज इक्वल टू 5, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकेंड मैट्रिक्स का ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट इज इक्वल टू 5। जिस दिन 1 5 के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। अगर मैं किसी को 1 एप्पल दे दूं और किसी को 5 एप्पल दे दूं और बोलूँगा दोनों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है, और अगर वो इस बात को मान जाए तो समझ जाने का ये चीज़ें सेम है। बट ऐसा नहीं होता। किसी को 1 रुपये दो और किसी को 5 रुपये दो और बोलो दोनों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं है और दोनों को सेम मिले, अगर उसका रिप्लाई नहीं आना तो दो चीज़ होगी, या तो वो अनपढ़ गवार है, उसको पता नहीं है पैसे के बारे में, या तो ये इक्वल है। जिस दिन ऐसा हो गया समझ जाना, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल नहीं, या तो पागल है तो अलग बात है। तो इक्वल का मतलब जिस दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेकेंड को आप डायरेक्ट बोल दोगे फेवरेट कि पहला एलिजिबल हो जाओ। एलिजिबल के लिए ऑर्डर, ये एलिजिबल ही नहीं है। जो चीज़ एलिजिबल ही नहीं है तो उसको एडमिशन लेने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब ये डिटरमाइन कर सकते हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो भाई x को 2 के इक्वल होना पड़ेगा, ऑर्डर तो सेम है, फाई तो सेम है, x को 2 के इक्वल होना होगा। तो ऐसे ही आप लोग बाकी
सारे भी सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए पहला कंडीशन ही ये होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सिमिलरली जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अरे ऐड कब करेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। तो आपको ऐड करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करना होगा, जो इक्वालिटी के लिए चेक करते थे कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। मतलब पहले मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होने चाहिए। ये आपके माइंड में होना चाहिए। और उसके बाद जैसे वहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ऐसे यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। देखो ए प्लस बी जे आई जे को ऐड करना है तो ए आई जे को बी आई जे के साथ ऐड कर दो। या फिर अगर मैं एलिमेंट ले लूँ तो ए आई जे प्लस बी आई जे इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। अब आप इक्वालिटी में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं। जब भी मैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो जो पोजीशन फर्स्ट मैट्रिक्स में उस एलिमेंट का है वही पोजीशन सेकेंड मैट्रिक्स में उस एलिमेंट का होना चाहिए। अगर दोनों का पोजीशन अपने अपने मैट्रिक्स में सेम है, ए मैट्रिक्स का अपने पोजीशन में सेम है, बी मैट्रिक्स का अपने मैट्रिक्स में सेम है, तो हम कहेंगे वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग में है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स ले लो एम क्रॉस एन ऑर्डर का। एम क्रॉस देखो इसने पहले ही बोल दे दिया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम ले लो, मतलब पहला कॉन्सेप्ट मान के चल रहा है ये। तो जो सम होगा, और दूसरी बात तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसके पास एलिमेंट कितने होंगे। जाहिर सी बात है पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, करेस्पॉन्डिंग को ऐड भी कर रहा हूँ, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसके पास कहाँ से अलग एलिमेंट आएंगे, तो उसके पास भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर एम क्रॉस एन ऑर्डर का अगर एक मैट्रिक्स है उसको ऐड करेंगे, वो भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, एम क्रॉस एन। तो जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन या एम बाय एन। एम बाय एन ऑर्डर के मैट्रिक्स को एम बाय एन ऑर्डर के मैट्रिक्स से ऐड कर दो तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसकी ऑर्डर भी क्या होगी, एम बाय एन। ये हो गया ऑर्डर की बात। और एलिमेंट को ऐड करना है। अब देखो जैसे मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 2 इसको ऐड कर दो। आप बोलोगे 1 + 2 3, मैं बोलूँगा इसको ऐड कर दो। ऐसे में और एक एलिमेंट लिख दिया 2 और एक 3, इसको भी ऐड कर दो। तो ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो और उसके उसी पोजीशन पे उसको लिख दो। ठीक है, अब ये समझते हैं कैसे। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट निगेटिव मैट्रिक्स आ गया है और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स आ गया है। देखो सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स और एडिशन में डिफरेंस नहीं है। जैसे आप ऐड करते हो, सिर्फ अलग से देने का रीज़न ये है कि निगेटिव के कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसके लिए सब्ट्रैक्शन को अलग देते हैं। बाकी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एडिशन में ही सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। बट मैं आपको निगेटिव का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन को अलग से समझेंगे। और स्पेस नहीं आ रहा है, चलो यहीं देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के पास समझ लो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें हेडेक नहीं है। 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है, 3 4 5 6। और एक मैट्रिक्स बनाने से पहले ध्यान रखना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कंडीशन ही है, पहले एलिजिबल ये है कि दोनों मैट्रिक्स पहले ऑर्डर सेम करो। 3 0 1 2। अब एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको मैं लिखूंगा A + B। और इसमें हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। 3 को 3 के साथ ऐड कर देंगे 6, 4 को 0 के साथ ऐड कर देंगे 4, 5 को 1 के साथ ऐड कर देंगे 6 और 6 को 2 के साथ ऐड कर देंगे 8। तो ये मैट्रिक्स आ गया 6 4 6 8। हमने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 के साथ ऐड कर दिया, 6 आ गया। 4 को 0 के साथ ऐड कर दिया तो 4 को 0 के साथ ऐड कर दिए तो 4 आ गया, और 6 को 2 के साथ ऐड कर दिए तो 8। मतलब आपको प्लस करने आना चाहिए।
देखा जाए तो दो मैट्रिक्स के एडिशन में सिर्फ आपको बचपन में जो पढ़ रहे हो ना, एडिशन करना, ऐड करना है। यहाँ पे क्या समझना है, किस ढंग से ऐड करना है, कि किसको किसको ऐड करना है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, ऐड ही करना है, कुछ और नहीं करना है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। और जिस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग ऐड कर रहे हो उसी पोजीशन पे नए मैट्रिक्स में लिख दो। जो भी नया मैट्रिक्स आ रहा है A+B, जो पोजीशन A में था, जो पोजीशन में B में था, अब वही पोजीशन उसका C में होना चाहिए। कोई बंदा इस क्लास में फर्स्ट रैंक आ रहा है, सेकेंड क्लास में फर्स्ट रैंक आ रहा है, तो जो एक नया क्लास होगा उसमें भी उसका रैंक कितना आना चाहिए, फर्स्ट। उसकी पोजीशन नहीं सेम होनी चाहिए। अगर आप किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसका पोजीशन अगर वो यहाँ पे प्रिंसिपल था, किसी का कोई टीचर है यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो नेक्स्ट कॉलेज में लेकर जाओ, वहाँ पे प्रिंसिपल, पोजीशन नहीं चेंज हो जानी चाहिए। मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हो, पोजीशन वही होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे थोड़ा नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बताना था। पहले तो आप देखो नेगेटिव में दिया क्या है। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय -a इज द मैट्रिक्स फॉर्म बाय रिप्लेसिंग ईच एंट्री इन अ मैट्रिक्स विद द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को हम लोग माइनस बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। आपको यहाँ पे सिर्फ समझो, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है -1। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब कितना होता है, -1। क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो आप उसके हर एक एलिमेंट को माइनस लगा दो, या फिर उसको साइन चेंज कर दो, माइनस भी छोड़ दो, साइन चेंज कर दो, उसे हम कहते हैं निगेटिव मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर नहीं सेम चेंज करना, ऑर्डर वही होगा। ए मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए को चेंज कर दो -a से, तो 6 में जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, -6, 1 का साइन, मतलब साइन चेंज कर दो, 6 का -6, 1 का -1, 7 का साइन चेंज कर देंगे -7, 2 का साइन चेंज कर देंगे, और -2 का साइन चेंज करेंगे तो +2, -9 का साइन चेंज करोगे +9, और 3 का साइन चेंज करोगे -3। मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, क्योंकि प्लस में जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस अप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। लेकिन अगर हम लोग माइनस में फिर से माइनस अप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। अच्छा, मैं इसका प्रैक्टिकल रीज़न बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में माइनस प्लस होता क्या है, ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस होता है जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। वैसे आपने डायरेक्शन वगैरह पढ़ लिया होगा वेक्टर्स में, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अपने एप्लीकेशंस हैं, हम आगे जब कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे बताऊंगा, बट आपको स्टोरी बता देता हूँ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअल में जब हम ओरिजिन पे खड़े होते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई साइन नहीं होता। जब मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव, इसका मतलब आपको आगे देखना है, आगे की तरफ देखना है, जहाँ भी खड़े हो आगे की तरफ देखो। जब मैं बोलूँ माइनस, आपको कितना आगे जाना है, इससे मतलब जब कोई नंबर डालते हैं ना, नंबर जैसे मैं लिखूँ -3, इसका मतलब ये कि आपको आगे की तरफ, अरे माइनस मतलब पीछे की तरफ 3 स्टेप आगे जाना है। वो स्टेप कितने आगे जाना बात की बात है, पहले तो ये देख लो किस डायरेक्शन में आपको चलना है। जब मैं जैसे ही बोलता हूँ ये वर्ड कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन, आपको सामने की तरफ खड़े रहना है। अब मैं अगर 3 बोल दूँ तो आप क्या करोगे, 1 2 3 स्टेप आगे चले जाओगे। अब मैं अगर आपको माइनस बोल दूँ, आप क्या करोगे, पीछे देखने लगोगे, और फिर उसके बाद 3 स्टेप पीछे, मतलब 0 पे आ जाओगे। तो अगर मैं 3 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, आगे प्लस पीछे माइनस, तो इसका आंसर 0 इसीलिए आता है क्योंकि जहाँ थे 3 स्टेप आगे गए, 3 स्टेप पीछे आ गए, जहाँ थे अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ गए। तो जो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये आपको डायरेक्शन बताता है। तो जब आप पहले प्लस में थे, आगे की तरफ देख रहे थे, जब आप माइनस में आए तो आप पीछे की तरफ देख रहे थे, आगे। लेकिन जब आपको फिर से बोला गया पीछे, अब आप जिस डायरेक्शन में हो ना, वो डायरेक्शन माइनस का है, ये आपको समझ। आप बैकवर्ड की तरफ देख रहे हो, तो इसका मतलब जो ओरिजिन पर खड़े होके आपका फेस इस तरफ है, मतलब निगेटिव की तरफ है। इसके लिए उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव। जब मैं बात करता हूँ 2 माइनस, किसी ने आपको कहा कि माइनस, वैल्यू छोड़ दो, माइनस स्टेप कुछ नंबर स्टेप क्या, आप इस तरफ देखोगे। जैसे मैंने माइनस कहा, आप निगेटिव डायरेक्शन में आ गया। अब अगर फिर से किसी ने कहा कि फिर से माइनस मतलब बैकवर्ड, फिर से माइनस, आप फिर से बैकवर्ड में आ जाओगे, मतलब यहाँ का फिर से आप बैकवर्ड में देखने लगे। अब जब आप यहाँ पे खड़े हो, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो ना, वो डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। इसके लिए माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट है
प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है कि माइनस हमें बहुत ही यूजफुल होता है डायरेक्शन। बाकी इसके अपने बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैथमेटिकल, हर जगह अपने अपने तरीके से डिफाइन किया इसको। तो इसीलिए साइन चेंज हो जाता है जब हम माइनस अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि प्लस प्लस करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा, फॉरवर्ड की तरफ फिर से फॉरवर्ड की तरफ, तो सेम डायरेक्शन होते हैं। अब ध्यान से देखो तो, और जब किसी मैट्रिक्स में निगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स और निगेटिव मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना है किसी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ऐड करने पे अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाए उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है, क्या है, एक नोट लिखोगे, माइनस ए इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, माइनस ए इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपको नोट डाउन करना है, कभी यूज होगा तो मैं इसका यूज बताऊंगा, ठीक है। अभी आप खाली नोट डाउन करके उसको बोल्ड में करके लिखो, जब भी इसका यूज होगा तो मैं आपको रिकॉल करने के लिए बोलूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको अभी कभी बता रहा हूँ, उसका मीनिंग ही बता रहा हूँ, बट इसका यूज जैसे जैसे आगे होगा वो वहां पे आपको यूज करना है। और जीरो, सेकेंड पॉइंट लिखो नोट करके, सेकेंड पॉइंट, जीरो इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। क्या लिखोगे, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जीरो इज द आइडेंटिटी, अरे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब प्लस का आइडेंटिटी होता है जीरो, और माइनस ए प्लस का इनवर्स होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, क्या होता है ये भी बताइए। जीरो मतलब सारे इंटू जीरो, बट डिटेल में इसके एप्लीकेशन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ लिख के रखो ताकि जब हम आगे चल के इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें वो टाइम पे आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए हाँ इस चीज़ को तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ डिटेल में नहीं पढ़े थे, अब इसका यूज़ नहीं है, बट आगे जब यूज़ होगा तो उसका यूज़ करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ नोट डाउन करके उसको पॉइंट को याद रखना। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स को एक निगेटिव मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं। जैसे मैं जब ये बोलता हूँ a माइनस बी, इसका मतलब ये है कि a में मैं एक b के निगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ। तो पहले तो इसका मीनिंग समझो, एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन बना था, मतलब एडिशन और निगेटिव को मिला के एक सब्ट्रैक्शन बनता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि स्केलर को मिला के मल्टीप्लिकेशन बनता है, ऐसे निगेटिव को मिला के सब्ट्रैक्शन, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। जैसे आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन एडिशन से डेवलप हुआ था और पावर मल्टीप्लिकेशन से डेवलप हुआ था। तो एडिशन से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से पावर, ये चीज़ें डेवलप की गई है ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो सब्ट्रैक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं, द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइन सेम मैनर एज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर। जैसे रियल नंबर में दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐसे दो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है करिस्पॉन्डिंग नंबर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे मेन एम यहाँ पे नेगेटिव को समझाना था, बाकी सब्ट्रैक्शन में वही है, जो चीज़ ऐड करते हो ना करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए को ई से माइनस कर दो, बी को एफ से माइनस कर दो, सी को जी से माइनस कर दो, डी को एस से माइनस कर दो। सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स ले लूँ 0 3 2 1, अब मैं पूछूं इसका a माइनस बी क्या होगा। सपोज ये एक a मैट्रिक्स है और ये सपोज एक b मैट्रिक्स है। अब तुरंत बोल दो कि सर माइनस कर दो, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3। तो आपका एक मैट्रिक्स आ गया 1 माइनस 1 1 और 3। तो सिर्फ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, इसे हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन सेम ही होता है, एडिशन में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर डिफरेंट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उसके पास करेस्पॉन्डिंग में सेकेंड के पास कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा, तो फिर उसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सिंपल सी बात है, सिर्फ माइनस करना है। 2 में से 0 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 2। 4 में से 3 को माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। अब आपको तुरंत करने आना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट में है, बाकी प्लस माइनस तो आप एक्सपर्ट हो इसमें। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस माइनस 7 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस मतलब प्लस, 7 प्लस 2
9। आपको वो डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन पता चल गया ना तो प्लस माइनस में कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। -1 -3 -4, 4 -1 3 आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ऐसे आप b माइनस ए कर सकते हो और याद रखना a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर डिफरेंट आता है, साइन में डिफरेंस आता है, बाकी कुछ नहीं। देखो 2 है तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है तो -1, 0 है तो 0 का तो साइन वैसे भी नहीं, 9 है तो -9। यानी कि जब भी आप a माइनस बी कर रहे हैं तो b माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होता। और इक्वल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसका अपोजिट साइन आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस आप कर लो। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको रिजल्ट में ही बता देता हूँ, फटाफट कर लेते हैं। देखो पहला प्रॉपर्टी ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स को, क्लोजर मतलब ये कहता है कि अगर सपोज ये घर है मेरा, ठीक है, ये क्लास है, किसी क्लास के अंदर अगर मैं दो मेंबर को उठा लूँ और उनको आपस में ऐड कर दूँ तो जो एक नया मेंबर मिलेगा वो उसी सेट का मेंबर होना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक्स एक सेट है, सेट के अंदर किसी भी दो एलिमेंट को ले लूँ, एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स का कलेक्शन ले लाऊं तो कोई एलिमेंट उठाऊंगा तो मैट्रिक्स होगा। मैं मैट्रिक्स का कलेक्शन ले रहा हूं, एलिमेंट का कलेक्शन, मैट्रिक्स एक खुद सेट है। अब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मिला के मैं एक सेट बना रहा हूं जिसके अंदर सब मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ले लो, अब वो सेट के अंदर मैट्रिक्स एक एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स ए एलिमेंट, ऐसा समझो एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे मैट्रिक्स हैं। तो ए मैट्रिक्स उठा लूँ, बी मैट्रिक्स उठा लूँ, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करूंगा तो फिर से जो एक नया मैट्रिक्स आता है a प्लस बी, वो भी एक मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर का, तो देयरफॉर वो भी एक मैट्रिक्स है। इसीलिए बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और उसकी ऑर्डर भी सेम होती है। अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्डर सेम ही रहते हैं। ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तीनों का ऑर्डर सेम है, और जिसके एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिख रहा हूं वो रियल नंबर। तो अगर मैं मैट्रिक्स को ऐड करूं तो फिर से क्या होता है, वो मैट्रिक्स एक उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि उसी मैट्रिक्स के अंडर है। सेकेंड, ये आप ना वर्ड को खाली समझ लो ध्यान से, ये आगे चल के यूज होगा, फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए। आप इसको डिटेल में इतना मत समझो कि सर क्या है, मैं देखो समझा रहा हूँ एकदम क्लियर कट, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ समझना है, ऐसा नहीं कि समझ में भी नहीं आएगा, बट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। हाँ, तो सेकेंड आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर मैं a प्लस बी निकालूं या b प्लस ए निकालूं तो वो दोनों सेम आते हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में सेम होता है, बट मल्टीप्लिकेशन माइनस के रिस्पेक्ट में सेम नहीं होता। बट दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे ना तो आंसर चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों सेम आते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ऐड तो हम लोग रियल नंबर को कर रहे हैं, और रियल नंबर में 2 + 3 ऐड करो या 3 + 2 ऐड करो, कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों का आंसर 5 ही आएगा। वही चीज़ कहना चाह रहा है। अब ऐसे हर एक एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, ऐड तो रियल नंबर को कर रहा हूँ, तो रियल नंबर कम्यूटेटिव है तो मैट्रिक्स भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव, इसलिए हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप देख सकते हो। एसोसिएटिविटी लॉ होता है, ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी ब्रैकेट करके फिर c ऐड करो, या फिर a को b प्लस c ऐड करके फिर ऐड करो a के साथ, तो दोनों का सेम आएगी। ये ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, ये एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑपरेशन पे डिपेंड करें। तो याद रखना, एसोसिएटिविटी, एडिशन हमेशा एसोसिएटिविटी होता है, कोई भी सेट हो, इट डजेंट मैटर कि आपने सेट क्या लिया है, एडिशन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिविटी होता है, आपको याद रखना है। बाकी चीज़ सेट के हिसाब से चेंज होगी, बट एसोसिएटिविटी सेट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, यह हमेशा डिपेंड करता है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ नोट करके लिख लो, मेरी हर पॉइंट को एक एक नोट बना के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आगे जैसे जैसे यूज़ होगा सब हम यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको बोलूँगा ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। फोर्थ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जीरो को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे समझो, किसी मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड कर दूँ कि फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो आप बोलोगे सर जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दो, जीरो मतलब सारे एंट्री सेम होनी चाहिए,
उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्डर का, m क्रॉस n ऑर्डर का है तो एक m क्रॉस n ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दो तो आंसर हमेशा सेम आता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो, और किसी नंबर में जीरो ऐड करोगे तो वही एलिमेंट मिलेगा, मतलब मैट्रिक्स ही वही मिलने वाला है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल दिया अब देख सकते हो। इनवर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी मैट्रिक्स में अगर आप -a मिला दो तो जीरो मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी किसी मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी मतलब जीरो, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो आप बोलोगे सर -a ऐड कर दो, तो -a क्या हो जाएगा, एडिटिव का इनवर्स हो जाएगा। और याद रखना है इनवर्स मैंने एक यूनिक का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो जो आइडेंटिटी है ना वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो, ये हमेशा यूनिक होती है। जीरो मैट्रिक्स ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एडिटिव के रिस्पेक्ट में, और हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट होता है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लूं, हर मैट्रिक्स का एक नेगेटिव मैट्रिक्स होगा और एक लौता नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, जिसको ऐड करने पे जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट, फॉर एवरी मैट्रिक्स -a, ये देखो हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ मतलब जैसे नंबर को कैंसिल करते हो ना, मैं लिख दूं AC इज इक्वल टू AD, आप क्या करते हो, a को कैंसिल कर देते हो। मैं लिख दूं नंबर में a प्लस बी और a प्लस डी, आप क्या करते हो, a को कैंसिल कर देते हो। कैंसिल इसके लिए करते हो क्योंकि a को मैं ये साइड लेके आ सकता हूँ। ये सब इनवर्स इसका ही कॉन्सेप्ट है, बट आपको उतना ध्यान नहीं देना है। आप ये समझो a को हम लोग कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये साइड आके माइनस हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आप a को कैंसिल कर दो, b प्लस सी, मैंने लेफ्ट कैंसिलेशन किया है, a को कैंसिल करके b इज इक्वल टू सी, मतलब अगर a प्लस बी ये अगर a प्लस सी के इक्वल है तो इसको कैंसिल कर दो, यानी कि ये साइड आके माइनस में आ जाएगा और a और माइनस से जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, b प्लस जीरो। ऐसे b प्लस a और एक c प्लस a आ जाए तो आप क्या करोगे, a को कैंसिल करके b को c के इक्वल बता दोगे। तो ये मेरा सिक्स्थ प्रॉपर्टी था। आई थिंक इतने ही प्रॉपर्टी है। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, मुझे पहले ही पता था थोड़ा लंबा जाएगा, इसके लिए मैंने इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इंक्लूड नहीं किया, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को अगर लगे तो एक पॉइंट बढ़ा के 1.25 के स्पीड से देखो, बट पूरा स्पीड देखो, लेकिन जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम लोग। तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, बहुत लेट हो गया आज के लेक्चर्स में, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।